हाँ तो बच्चों, इस अध्याय में हम प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि जब किसी भी तार को या तार पर जब विरूपक बल लगाया जाता है तो तार के द्वारा कार्य किया जाता है। यही किया गया कार्य है वह उस तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, जब तार पर विरूपक बल लगाया जाता है तो तार के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। जब तार पर विरूपक बल लगाया जाता है तो तार के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। यही कार्य तार की स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो जब तार पर विरूपक बल लगाया जाता है तो तार के द्वारा कुछ कार्य किया जाता है। यही कार्य तार की स्थितिज ऊर्जा होती है। तार की स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसे तार की प्रत्यास्थ क्या बोला जाता है? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा कहा जाती है। ठीक है, इसके लिए सूत्र निकालते हैं। तो मान लेते हैं, माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई मान लेते हैं किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L है। प्रारंभिक लंबाई कितनी है? L है। यदि इसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना मानते हैं? Y है। तार की प्रारंभिक लंबाई L मान लिए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y है। यदि इस पर विरूपक बल F लगाया जाता है, तो तार की लंबाई में वृद्धि। तो तार की लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाती है? स्मॉल L हो जाती है।
स्मॉल l हो जाती है। मान लिए किसी तार की प्रारंभिक लंबाई l है, उनकी यंग प्रत्यास्थता गुणांक y मान लिए। इस पर यदि हम विरूपक बल F लगाते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाती है? स्मॉल l हो जाती है। मान लेते हैं, माना प्रारंभ में इस पर लगाया गया बल 0 था, जो क्रमशः बढ़कर F हो जाती है, तो जो हम लंबाई में वृद्धि करते हैं वह उनको माध्य बल पर किया माना जा सकता है। माना प्रारंभ में लगाया गया बल F बराबर 0। प्रारंभ में किसी भी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है, तो उस स्थिति में उसका मान कितना होता है? 0 होता है। तो माना प्रारंभ में लगाया गया बल F 0 है, जो समय समय बढ़कर कितने हो जाती है? F हो जाती है। जो समय समय बढ़कर कितनी हो जाती है? F हो जाती है। अतः लंबाई में परिवर्तन जो L होती है, लंबाई में जो परिवर्तन L होती है वह माध्य बल कैसे निकालेंगे? प्रारंभ में जो बल दिया गया है उसका मान 0 प्लस अंतिम में जो बढ़कर होती है उनका मान F/2, अर्थात माध्य बल F/2 पर होती है। अर्थात लंबाई में जो परिवर्तन होती है वह माध्य बल F/2 पर होती है। वह माध्य बल F/2 पर होती है। ठीक है। किसी तार की प्रारंभिक लंबाई को कितना माना गया? कैपिटल L, यंग प्रत्यास्थता गुणांक y मान लिया गया है। जब इस पर विरूपक बल लगाया जाता है तो इनकी लंबाई में वृद्धि L हो जाती है, और यह लंबाई में वृद्धि उनकी माध्य बल F/2 पर होती है। अतः तार के द्वारा किया गया कार्य अतः तार के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? किया गया कार्य होगा माध्य बल गुणित लंबाई में परिवर्तन। ठीक है। तो यहाँ पर तार के द्वारा किया गया कार्य ये आ जाएगा माध्य बल गुणित लंबाई में परिवर्तन। तो माध्य बल हमने निकाला है F/2 गुणित लंबाई में परिवर्तन हमने निकाला है L, अर्थात किया गया कार्य हो जाएगा हाफ गुणित F गुणित L, और यही किया गया कार्य उस तार की क्या कहलाती है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इसलिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2
F गुणित L। आइए इस फार्मूला को थोड़ा सा व्यवस्थित रूप से लिखते हैं। तो लिखने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, F बाई ए अंश हर में भाग दें, यहाँ पर अंश में गुणा करना पड़ेगा, ए गुणा कर दिए स्मॉल एल बट्टे एल, तो एल से अपने को गुणा करना पड़ेगा, अर्थात इसको व्यवस्थित लिखिए अपन। तो हाफ एफ बाई ए गुणित ए इंटू एल स्मॉल एल बट्टे कैपिटल एल गुणित कैपिटल एल से अपन यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, अर्थात इनको व्यवस्थित लिखते हैं अपन। तो ये हो जाएगा हाफ गुणित एफ बाई ए एल कैपिटल एल गुणित ए इंटू एल। तो प्रत्यास्थ ऊर्जा का हमने फार्मूला निकाला, हाफ एफ अपान ए गुणित एल बाई एल गुणित ए इंटू एल। हम यहाँ पर देखते हैं कि एफ बाई ए क्या होता है, प्रतिबल, परंतु एफ बाई ए इक्वल टू ये प्रतिबल है और स्मॉल एल बाई एल लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये क्या होता है, विकृति, और ए इंटू एल, यहाँ पर ए इंटू एल क्षेत्रफल गुणित लंबाई, ये होता है आयतन। ठीक है, तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इसलिए प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला हो जाएगा 1/2 गुणित प्रतिबल गुणित विकृति गुणित आयतन गुणित आयतन। अब यहाँ पर यदि हम आयतन को प्रति एकांक माने, अर्थात आयतन बराबर 1 मान लिया जाता है, तो प्रति एकांक आयतन प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आयतन को 1 मान लिया जाए तो यहाँ पर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा होगी 1/2 गुणित प्रतिबल गुणित विकृति, अर्थात प्रति एकांक आयतन प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। हमारे पास सूत्र निकल आया, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो प्रति एकांक आयतन प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 प्रतिबल गुणित विकृति, अर्थात प्रति एकांक आयतन किसी तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा उनकी प्रतिबल और विकृति के गुणनफल की आधी होती है। ठीक है, हाँ, परंतु हम जानते हैं प्रत्यास्थता गुणांक बराबर ये होता है प्रतिबल
प्रतिबल बटे विकृति। इसलिए प्रतिबल बराबर हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक गुणित विकृति। इसलिए प्रतिबल बराबर प्रत्यास्थता गुणांक गुणित विकृति। इसलिए प्रति एकांक आयतन चूंकि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बट्टे विकृति, इसलिए प्रतिबल बराबर हो जाएगा प्रत्यास्थता गुणांक गुणित विकृति। अतः प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ये फार्मूला हो जाएगी 1/2 गुणित प्रतिबल। प्रतिबल की जगह हम क्या लिखेंगे? प्रत्यास्थता गुणांक गुणित विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक गुणित विकृति। चूंकि विकृति यहाँ पर 2 बार गुणा हुआ है, इसलिए इसको अपन लिख सकते हैं विकृति का घात 2। अर्थात एक और सूत्र हम बताना चाहें तो प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा बराबर हमारा होगा 1/2 गुणित प्रत्यास्थता गुणांक गुणित विकृति। ठीक है, तो हमारा पहला सूत्र निकला था प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा। हम क्या निकाले थे? 1/2 प्रतिबल गुणित विकृति। उसमें प्रतिबल बराबर हम क्या रखे? प्रत्यास्थता गुणांक गुणित विकृति। तो हमारा दूसरा इसमें फार्मूला निकल आया 1/2 गुणित प्रत्यास्थता गुणांक गुणित विकृति, या इसी को हम विकृति रखेंगे तो विकृति बराबर क्या होगा हमारा? प्रतिबल बटे प्रत्यास्थता गुणांक। तो अगर विकृति की जगह प्रत्यास्थता गुणांक रख दी जाए तो प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा गुणित क्या हो जाएगा फार्मूला? 1/2 गुणित विकृति की जगह हम रखेंगे प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बटे प्रत्यास्थता गुणांक। तो ये हमारा फार्मूला निकलेगा 1/2 प्रतिबल का घात 2 बट्टा प्रत्यास्थता गुणांक। अर्थात प्रति एकांक आयतन यदि हम प्रतिबल और प्रत्यास्थता के रूप में लें तो ये फार्मूला हमारा आएगा 1/2 प्रतिबल पूरे का घात 2 बटे प्रत्यास्थता गुणांक। यदि इसको हम प्रतीक रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे अपन? तो मान लेंगे अपन यदि प्रत्यास्थता गुणांक को डिनोट करते हैं किससे? y से।
विकृति को अल्फा से व प्रतिबल को S से प्रदर्शित करें S से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं प्रत्यास्थता गुणांक y से विकृति को अल्फा से व प्रतिबल को S से प्रदर्शित करें तो प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा प्रति एकांक आयतन स्थितिज ऊर्जा U बराबर, पहला फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 प्रतिबल गुणित विकृति, प्रतिबल S गुणित विकृति अल्फा। तो पहला सूत्र आएगा U इक्वल टू 1/2 गुणित S गुणित अल्फा, या अगर यंग प्रत्यास्थता गुणांक रूप में लेंगे तो U इक्वल टू 1/2 y गुणित विकृति का घात 2, या अगर हम इनको प्रत्यास्थता गुणांक और प्रतिबल के रूप में लें तो U इक्वल टू 1/2 गुणित S का घात 2/y। यह फार्मूला है किसी भी तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक है। ठीक है, हमें मालूम है कि जब किसी भी वस्तु की दाब को बढ़ाया जाता है तो उसकी आयतन कम हो जाती है। इसके विपरीत जब दाब को कम किया जाता है तो उनकी आयतन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो किसी भी गैस के दाब में जो परिवर्तन होता है वह दो स्थिति पर किया जाता है। पहला परिवर्तन होता है वो ताप को नियत रखकर, ताप को नियत रखकर, जिसे बोला जाता है समतापी परिवर्तन। जिसे क्या बोला जाता है, समतापी परिवर्तन। और दूसरा कंडीशन होती है कि गैस की ताप स्थिर ना रहे। ताप स्थिर ना रहे, इसे बोला जाता है रुद्धोष्म परिवर्तन। रुद्धोष्म परिवर्तन। इस प्रकार हम देखे हैं किसी भी गैस के दाब को जब बढ़ाते हैं तो आयतन कम हो जाती है, और जब दाब को कम करेंगे तो आयतन बढ़ जाती है। और यह परिवर्तन दो स्थिति में कर किया जाता है। पहले इसके ताप को नियत रखकर, जिसे बोला जाता है समतापी परिवर्तन, और दूसरा होता है उसकी ताप को स्थिर नहीं रख करके, जिसे बोला जाता है रुद्धोष्म परिवर्तन। तो आइए देखते हैं समतापी परिवर्तन का परिभाषा देते हैं क्या होता है। तो समतापी परिवर्तन समतापी परिवर्तन, जैसे पहले बता दिया गया है, किसी गैस के दाब में, किसी भी गैस के दाब के साथ आयतन में परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि उनका ताप नियत बना रहता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को समतापी प्रक्रम कहते हैं। अर्थात गैस के
दाब के साथ गैस के दाब के साथ आयतन में परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि उनका ताप नियत बना रहे, गैस के दाब के साथ आयतन में परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि उनका ताप नियत बना रहे। तो इस प्रकार के परिवर्तन को समतापी परिवर्तन कहा जाता है। समतापी परिवर्तन कहा जाता है, अर्थात गैस के दाब के साथ आयतन में परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि उनका ताप नियत बना रहता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम समतापी परिवर्तन कहते हैं। और यह परिवर्तन बहुत मंद मंद की जाती है, जिससे कि यदि दाब को बढ़ाएं तो जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, अंदर की ऊष्मा, वो उसको बाहर जाने के लिए पूरा समय मिल जाए। साथ ही जब इसकी दाब में कमी होती है तो बाहर की ऊष्मा को जब अंदर आने के लिए पर्याप्त समय मिल पाए। इसी कारण से इनकी ताप स्थिर बनी रहती है। और चूंकि इसमें ताप नियत बना रहता है, अतः इस परिवर्तन जो होता है वह बायल के नियमों का पालन करता है। चूंकि ताप नियत रहता है, अतः इस प्रक्रम में बायल का नियम लागू होता है। बायल का नियम लागू होता है। चूंकि इनका ताप नियत रहता है, अतः इस प्रकार के प्रक्रम में बायल का नियम लागू होता है। और बायल का नियम क्या बोलता है? बायल का नियम ये बोलता है कि किसी भी गैस की दाब और आयतन का गुणनफल एक नियत राशि होती है, अर्थात समतापी परिवर्तन में P गुणित V बराबर K कोई नियतांक। तो यह है हमारा समतापी परिवर्तन कि गैस के दाब के साथ आयतन परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि गैस का दाब जो ताप होता है वो नियत बना रहे। तो इस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? समतापी परिवर्तन। और चूंकि इस प्रक्रम में ताप नियत रहता है, अतः इस परिवर्तन में बायल के नियम का पूर्णतः पालन होता है। जो कि बायल के नियम क्या होता है? बायल के नियम बोलता है कि दाब और आयतन का गुणनफल कोई नियत राशि होती है, अतः समतापी परिवर्तन में P इंटू V इक्वल टू K कोई नियतांक। ठीक है, आइए देखते हैं अब दूसरे प्रकार के प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम।
दूसरे प्रकार का परिवर्तन है रुद्धोष्म परिवर्तन। तो ये क्या होती है, किसी भी गैस के साथ उनके आयतन में परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि बाहर की ऊष्मा, जो अंदर की ऊष्मा है वो ना बाहर जा पाती है और ना बाहर का ऊष्मा अंदर आ पाती है। तो ऐसे प्रक्रम या परिवर्तन को क्या बोलते हैं, रुद्धोष्म परिवर्तन। अर्थात दाब के साथ आयतन में परिवर्तन दाब के साथ आयतन में परिवर्तन दाब के साथ आयतन में परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि बाहर का ऊष्मा अंदर नहीं आ पाती और अंदर की ऊष्मा बाहर जा पाती है। ठीक है क्या? दाब के साथ आयतन में परिवर्तन इस प्रकार किया जाता है कि बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ पाती और ना ही अंदर की ऊष्मा बाहर जा पाती है। इस प्रकार के परिवर्तन को रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। कि इस परिवर्तन में न तो ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती, बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं आ पाती है। ऐसे परिवर्तन कहलाती है रुद्धोष्म परिवर्तन। चूंकि इसमें ताप नियत नहीं रहता, अतः यह बायल के नियमों का पालन नहीं करती है। चूंकि ताप नियत नहीं रहता है, अतः यह बायल के नियम का पालन क्योंकि इसमें ताप नियत नहीं रहता है, अतः यह बायल के नियमों का पालन नहीं करती है। अतः रुद्धोष्म परिवर्तन में सूत्र निकालेंगे, P गुणित V की घात लैम्डा इक्वल टू नियतांक। इनका सूत्र होता है P इंटू V टू द पावर लैम्डा इक्वल टू नियतांक, जहां पर लैम्डा इक्वल टू Cp अपॉन Cv, अर्थात स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा इनके अनुपात होती है। तो ये होती है हमारी समतापी परिवर्तन एवं रुद्धोष्म परिवर्तन। तो आज की इस अध्याय में हमने समतापी परिवर्तन, रुद्धोष्म परिवर्तन एवं प्रत्यास्थ स्थिर ऊर्जा के बारे में अध्ययन किए हैं।
आगे की कालखंड में हम समतापी प्रत्यास्थता एवं प्रदोष प्रत्यास्थता के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।